हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि क्रिया किसे कहते हैं, तो चलिए एक बार पहले उसे दोहरा लेते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले अथवा किसी वस्तु व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, मेज पर किताब रखी है। इन सभी वाक्यों में जो रंगीन शब्द समूह हैं उनके द्वारा किसी घटना या कार्य के होने अथवा करने के बारे में या फिर किसी वस्तु व्यक्ति की अवस्था के बारे में पता चल रहा है, तो इसलिए ये सभी शब्द क्रिया हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पता चल रहा है कि घटना क्या हो रही है कि माँ खाना बना रही हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, वो एक कार्य कर रहे हैं। और जैसे किताब मेज पर रखी है, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो वो वस्तु है वो उसकी अवस्था क्या, उसकी स्थिति क्या है कि वो मेज के ऊपर रखी हुई है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो शब्द हैं वो क्रिया हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। संरचना का अर्थ होता है कि हम किस प्रकार से किसी चीज की रचना कर रहे हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया का भेद का मतलब हो गया कि क्रिया की हम रचना कैसे कर रहे हैं, किस तरह से हम क्रिया का निर्माण कर रहे हैं, उसके आधार पर हमने उसको 6 भेदों में बांटा हुआ है। तो सबसे पहला भेद है सामान्य क्रिया, दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया, तीसरा भेद है नाम धातु क्रिया, चौथा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा भेद है आपका पूर्वकालिक क्रिया और छठा भेद है कृदंत क्रिया। यानी इन सारी क्रियाओं का हम निर्माण किस तरह से करते हैं, किस तरह से इनकी संरचना होती है, वो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सामान्य क्रिया किसे कहते हैं या इसका निर्माण किस तरह से होता है। तो जब वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तब वो सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह गया, तुम भी मेरे साथ चलो, वेदांत ने एक कहानी लिखी। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी एक ही क्रिया है, तो इस वजह से इन सभी वाक्यों की जो क्रिया है वो सामान्य क्रिया है। दूसरी क्रिया है आपकी संयुक्त क्रिया। तो देखते हैं कि अब संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। तो जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी कार्य को पूर्ण बनाती हैं तब वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात किसी वाक्य में जब कोई क्रिया दो या दो से अधिक होती है और मिलकर कोई एक कार्य को पूरा करती है तब वहाँ पर वो क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने खाना खा लिया। अब यहाँ पर देखिए लाल रंग से जो लिखा हुआ है क्रिया, इसमें दो क्रियाएं हैं। पहली क्रिया क्या है आपकी खा और दूसरी क्रिया है आपकी लिया। तो यानी ये जो यहाँ पर एक से अधिक क्रिया हो गई, तो इसलिए इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह बाजार जा चुका है। तो यहाँ पर भी तीन क्रियाएं हैं, जो तीनों क्रियाएं मिलकर एक क्रिया को पूरा कर रही हैं। जा चुका है, यानी तीनों अलग अलग क्रियाएं हैं, पर तीनों अलग अलग क्रियाएं मिलकर एक अर्थ को या एक क्रिया को पूरा कर रही हैं, इसलिए इस वाक्य में भी संयुक्त क्रिया है। यहाँ पर एक बात और भी जानना आवश्यक है कि संयुक्त क्रिया में जो पहली क्रिया होती है उसको हम मूल क्रिया कहते हैं।
और मूल क्रिया ही हमें मुख्य अर्थ देती है। मुख्य अर्थ यानी कि मेन जो इसका अर्थ किसी कार्य का निकल रहा है वो इसी मूल क्रिया से हमें पता चलता है। और दूसरी या अन्य क्रिया जो मूल क्रिया के साथ जुड़ती है उसको हम रंजक या सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया क्यों हुई? क्योंकि वो मूल क्रिया की सहायता करती है, तो इस वजह से ये आपकी सहायक क्रिया हो जाती है। एक उदाहरण देखते हैं। मैंने खाना खा लिया। इस वाक्य में भी संयुक्त क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक से ज़्यादा क्रिया है। खा लिया, तो यहाँ पर जो पहली क्रिया है खा, वो आपकी हो जाएगी मूल क्रिया। और दूसरी क्रिया है लिया, तो ये जो लिया क्रिया है वो आपकी रंजक क्रिया होगी या फिर सहायक क्रिया। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी क्रिया है नाम धातु क्रिया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से भी क्रियाओं का निर्माण करते हैं, क्रियाओं की संरचना करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इन क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे सीमा बहुत बतियाती है, यहाँ पर बतियाती जो क्रिया है इसका जो हमने निर्माण किया है, इसकी जो हमने संरचना की है वो बात शब्द से की है, और बात शब्द हमारा संज्ञा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो बतियाती क्रिया है वो हमारी नाम धातु क्रिया है। इसी तरह से बच्चों, अपना पाठ ध्यान से दोहराना। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो यहाँ पर भी दोहराना और खटखटा ये नाम धातु क्रियाएं हैं, क्योंकि इनका भी निर्माण हमने संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से किया है। तो देखते हैं नाम धातु की क्रियाएं किस तरह से बनती हैं। तो नाम धातु क्रियाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। तो सबसे पहले तो संज्ञा शब्दों से इनका निर्माण होता है। जैसे लाज से लजाना, रंग से रंगना, हाथ से हथियाना, दुख दुखाना, शर्म से क्रिया बनती है शर्माना, चक्कर से चकराना क्रिया, पीना से पिलाना क्रिया। तो ये जो बाद वाली क्रिया है लजाना, रंगना, हथियाना, ये सारी आपकी नाम धातु क्रियाएं हैं, क्योंकि इनका निर्माण हमने संज्ञा शब्दों से किया है। इसी तरह से हम संज्ञा सर्वनाम शब्दों से भी नाम धातु क्रियाएं बना सकते हैं। जैसे अपना से अपनाना। विशेषण शब्दों से भी क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे दोहरा से दोहराना, गर्म से गरमाना, साठ से सठियाना। तो ये सारी क्रियाएं भी नाम धातु क्रियाएं हैं। कई बार हम अनुकरणात्मक शब्दों से भी क्रिया का निर्माण करते हैं। अनुकरणात्मक शब्द का अर्थ होता है एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग। जैसे हिन हिन, यहाँ पर हिन हिन एक ही शब्द हिन, इसका हमने 2 बार प्रयोग किया, यानी कि इसका एक शब्द का दोबारा हमने अनुकरण किया, तो ये हमारा अनुकरणात्मक शब्द हो गया। तो इससे हमने कौन सी नाम धातु क्रिया बनाई? इससे हमने नाम धातु क्रिया बनाई हिन हिनाना। इसी तरह से खटखट से खटखटाना, थर थर से थरथराना, मिन मिन से मिनमिनाना, भिन भिन से भिन भिनाना, थप थप से थपथपाना। तो यानी इस तरह से हमने देखा कि 4 प्रकार से हम नाम धातु क्रियाओं की रचना कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं क्रिया। अगली क्रिया है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है ये जानते हैं। तो जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है, अर्थात किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, तब वह
क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो करता है यानी जो काम करने वाला है वो काम खुद नहीं करता, बल्कि वो दूसरों से काम करवाता है। तो जो दूसरों से काम करवाने वाली क्रिया हो गई वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर वाक्य दिया है, तरुण मुनीम से पत्र लिखवाता है। अब इस वाक्य में क्या है कि तरुण जो कि करता है वो क्या कर रहा है, वो खुद काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो पत्र लिखने का काम मुनीम से करवा रहा है। तो जो लिखवाता यहाँ पर क्रिया है वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी तरह से दूसरे वाक्य में भी देखिए, दूसरा वाक्य है, माँ नौकर से सफाई करवाती है। यहाँ पर भी वही है कि माँ स्वयं कार्य नहीं कर रही है, बल्कि वो नौकर से काम करवा रही है, नौकर से सफाई करवा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर करवाती क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। इसका एक अर्थ ये भी है कि जो वाक्य है उस वाक्य में जो प्रेरणार्थक क्रियाओं वाले जो वाक्य होंगे वहाँ पर दो कर्ता हो जाते हैं। कौन कौन से दो कर्ता हो जाते हैं? एक तो वो कर्ता होगा जो काम करवा रहा है, और दूसरा वो कर्ता होगा जो काम कर रहा है। तो अर्थात यहाँ पर उसको दो भेद होते हैं। पहला प्रेरक कर्ता, प्रेरक कर्ता यानी प्रेरणा देने वाला, अर्थात जो काम करवा रहा है। तो इस पहले वाले वाक्य में काम कौन करवा रहा है? तरुण, यानी वो प्रेरणा दे रहा है, तो इस वजह से प्रेरक कर्ता तरुण है। दूसरा प्रेरित कर्ता, प्रेरित कर्ता अर्थात प्रेरणा लेने वाला, यानी कि जो प्रेरक कर्ता से प्रेरणा लेकर काम कर रहा है। तो पहले वाक्य में कौन है प्रेरित कर्ता? मुनीम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेरक कर्ता किसे कहते हैं और प्रेरित कर्ता किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना हम कैसे करते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना दो रूपों में होती है। देखते हैं कैसे। यहाँ पर आपको क्रिया की धातु लिखी हुई है, उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम रूप है और फिर द्वितीय रूप। तो सबसे पहले हमने एक उदाहरण लिया, पढ़। तो पढ़ धातु से अगर हमने प्रेरणार्थक क्रिया का पहला रूप बनाया तो वो हो जाएगा पढ़ाना, और इसका दूसरा रूप हो जाएगा पढ़वाना। इसी तरह से सुन का सुनाना, द्वितीय रूप हो जाएगा आपका सुनवाना। बोल का बोलना, बुलवाना। उठ का प्रथम रूप होगा उठाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा उठवाना। उड़ का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा उड़ाना, और द्वितीय रूप होगा उड़वाना। इसी तरह से चल, दे, देख और भी अन्य क्रियाएं हैं जिसका हम इस तरह से प्रथम रूप और द्वितीय रूप में निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य लिखा हुआ है, अध्यापक छात्रों को पढ़ाती है। दूसरा वाक्य लिखा है, सीता राहुल को खाना खिलाती है। तो इन दोनों ही वाक्यों में आप देखिए, कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले वाक्य में अध्यापिका पढ़ा रही है पर वो छात्रों को प्रेरणा दे रही है। तो पढ़ाती है जो ये है आपका क्रिया है वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो इस जो प्रेरणार्थक क्रिया का जो हम निर्माण करते हैं, इसमें क्रिया की धातु में हम अंत में आना प्रत्यय जोड़ देते हैं, जिससे कि वो प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है, जैसे डराना, दौड़ाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण देखते हैं। जोकर सर्कस में बंदर से करतब करवाता है। दूसरा वाक्य,
माँ रेखा से भोजन बनवाती है। तो इन दोनों वाक्यों में देखिए कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि वो कार्य दूसरों से करवा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण हम कैसे करते हैं? जैसे जो क्रिया की धातु होती है उसके अंत में वाना प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे डर प्लस वाना आपका डरवाना। प्रेरणार्थक क्रियाओं के बारे में कुछ विशेष बात भी है, वो भी जानना आवश्यक है कि सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, यानी बिना कर्म के प्रेरणार्थक क्रियाएं नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है कि जो अकर्मक क्रिया है वो भी जब प्रेरणार्थक क्रिया में बदल जाती हैं तो वे भी सकर्मक हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य दिया है राम लजाता है। तो यहाँ पर लजाता, पहले वाक्य में लजाता जो क्रिया है वो आपकी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है। लेकिन जब इसका दूसरा वाक्य हमने बनाया, वह राम को लजवाता है, तब ये यहाँ पर आपकी जो क्रिया है लजवाता, ये प्रेरणार्थक है और इसके साथ ही साथ ये सकर्मक क्रिया भी है। अगली क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अगली क्रिया है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का शाब्दिक अर्थ होता है पहले से हुआ, यानी कुछ जो काम है वो पहले से हो गया है। तो जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कर्म में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात जैसे किसी व्यक्ति ने अभी एक काम किया और काम करने के बाद तुरंत ही वो दूसरे काम को करने लगा, तो जो उसने पहले काम किया था वो वाला काम आपका पूर्वकालिक क्रिया है। उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य दिया है पुजारी ने नहाकर पूजा की। तो पुजारी ने यहाँ सबसे पहला काम क्या किया? पहले उसने नहाया और फिर पूजा की। तो नहाकर जो क्रिया है वह हमारी पूर्वकालिक क्रिया है और पूजा की वो आपकी मुख्य क्रिया है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, मुकेश खाना खाकर सो गया। तो मुख्य क्रिया तो यहाँ पर क्या हो गई आपकी? सो गया। लेकिन सोने से पहले उसने क्या काम किया? खाना खाया। तो जो खाकर क्रिया है वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि पूर्वकालिक क्रिया में क्रिया की मूल धातु के साथ कर या करके जुड़ा होता है। तो इस तरह से अगर परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि रेखांकित क्रिया का भेद बताइए, तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर दो क्रियाएं होंगी, एक क्रिया पहले हो गई होगी और दूसरी क्रिया बाद में होगी। तो जो क्रिया पहले हुई होगी उसके साथ कर लगा होगा, तो वो क्रिया आपकी पूर्वकालिक होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कृदंत क्रिया। तो कुछ शब्दों का निर्माण हम प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर भी करते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिन शब्दों के अंत में हम प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर क्रिया बनाते हैं, तो वो उन क्रियाओं को हम कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे वर्तमान कालिक कृदंत। वर्तमान कालिक कृदंत का मतलब है कि ऐसी क्रियाएं जिससे वर्तमान काल का पता चल रहा हो। तो यहाँ पर दौड़ में हमने ता प्रत्यय लगाया तो हमारी क्रिया बन गई दौड़ता। रट में ता प्रत्यय लगाया तो हमारी क्रिया बन गई रटता। और ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, इस वजह से ये हमारा हो गया वर्तमान कालिक कृदंत। इसी तरह से भूतकालिक कृदंत है। जैसे जल में आ प्रत्यय लगाया तो हमारी क्रिया बन गई जला। देख में आ प्रत्यय लगाया तब हमारी क्रिया बनी देखा। तो ये दोनों क्रियाएं जो हैं वो आपकी भूतकाल की क्रिया हैं, इस वजह से ये हमारी भूतकालिक कृदंत क्रिया होंगी।
तीसरा कृदंत होता है पूर्वकालिक कृदंत। तो पूर्वकालिक कृदंत मैंने पहले भी आपको बताया था कि पूर्वकालिक क्रिया जो होगी, जैसे पढ़ में कर जुड़ा होगा तो वो क्रिया जैसे बनी पढ़कर, तो ये आपकी हो गई पूर्वकालिक क्रिया। इसी तरह से खेल में कर जुड़ा है तो खेल कर, ये भी आपकी पूर्वकालिक कृदंत क्रिया हो गई। तो आशा है आज आपको संरचना के आधार पर वाक्य के इन सभी 6 भेदों के बारे में पता चल गया होगा। धन्यवाद।